हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और एग्ज़ाम बोर्ड के पास आ ही गए हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, साथ साथ नीट के साथ साथ। और इस बोर्ड के एग्ज़ाम में हम लोग आपके लिए जो है कुछ सीबीएसई के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके पास, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 6-7 चैप्टर ही आ रहे हैं टर्म 2 में आपके, तो वो सारे चैप्टर डिटेल में करा रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज में हम एटम्स चैप्टर लेके आ रहे हैं आपके लिए। एटम्स जो है क्लास 12 का एक चैप्टर है और इस चैप्टर को आपने पहले एटम्स वर्ड जो है कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, एटलीस्ट 9th में हो चुका था। कुछ बच्चों के लिए क्या पता उससे पहले भी एटम्स एटम्स सुन लिया हो आपने। ठीक है, तो एटम्स का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एटम्स के जब ऐसा सुनना शुरू किया कि वो मैटर कैसे बना है, मैटर एटम से मिलके बना है, तो ये सारे डिस्कशन की जड़ तक पहुंचते गए पहुंचते गए पहुंचते गए। कुछ थ्योरी आई, कुछ पोस्टुलेट आए, कुछ बहुत बहुत नए नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़। कुछ थ्योरी नहीं जस्टिफाई कर पा रही थी तो दूसरी थ्योरी लानी पड़ी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इमर्ज हुआ, इसी सब के चक्कर में मॉडर्न फिजिक्स आ गया इसी, और ये मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो एटम्स के बारे में ऐसा नहीं है कि डिस्कशन अभी से, एंशियंट इंडिया में भी एटम एटम अणु बोलते थे, तो इंडियन फिलोसफर उस टाइम भी कुछ कुछ ऐसा प्रिडिक्शन दे रहे थे कि हाँ, मैटर में जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको एटम बोलते हैं, अणु बोलते थे वो उसको। ठीक है, फिर आते आते मॉडर्न इरा में अराउंड 1600 1700 1800 अलग अलग चीज़ें डेवलप हुई। तो सबसे पहले थॉमसन ने बात की कि थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने दिया, बोहर ने दिया, यही सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इन्हीं को सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं इसके अंदर कि सिलेबस क्या है। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाते हैं और फिर डिटेल में जाएंगे कि सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है आपको, कैसे कैसे टैकल करना है, और इसमें मैं एकदम डिटेल में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है आंसर, कोई डेरिवेशन आएगी कैसे, अभी पूरा एकदम नोट कॉपी सब लेके बैठना। ठीक है, और एक बात और, हाँ ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं नीट के लिए भी। तो ये नीट का जो क्रैश कोर्स है ये ऑलमोस्ट 25 अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो आप इसके लिए भी ज्वाइन कर लीजिए। टीम उम्मीद पूरी हमारी काम कर रही है। ठीक है, आपके यहाँ पे पूरा एकदम एंड टू एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वरुण सर हैं, सुमित सर हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े फैकल्टी, आनंद सर की टीम पूरी। ठीक है, नितिका बत्रा मैम, प्रज्ञा मैम, नुपुर मैम, केमिस्ट्री के लिए बड़े बड़े टीचर के नाम आपने सुन रखे हैं, शुभम सर, शिखा बंसल मैम, हरीश सर, अर्चित सर और शशि शेखर सर, सब लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग इसको जो है कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ पे भी कवर करेंगे। आपका सिलेबस बोर्ड के लिए नहीं, वो नीट स्पेसिफिक रहेगा, क्रैश कोर्स है। जिनको लगता है कि अभी भी गाइडेंस का जरूरत है वो इस कोर्स के लिए जरूर ज्वाइन कर लें। 25 से शुरू ही हो चुका है। ठीक है, तो आप इसमें ज्वाइन कर लें। ये कोर्स बहुत ही किफ़ायती है, सिर्फ 299 के चार्जेस पे है, सिर्फ 299 रुपीज़ के चार्जेस पे मिल रहा है आपको ये। और इस पे भी 20% ऑफ मिल जाएगा आपको, 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आनंद सर का कोड यूज़ कर लेंगे, ANAND। ठीक है, तो अगर ये कोड आप साथ में यूज़ कर लेते हैं, ये कोड आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 20% ऑफ हो जाएगा आपके पास। तो हार्डली कितना, 240 रुपीज़ का, 240 रुपीज़ में क्या ही आता है यार, 240 रुपीज़ का तो पिज़्ज़ा वीज़ा भी नहीं आता है, एक मतलब पिज़्ज़ा भी नहीं आता है, एक मीडियम साइज पिज़्ज़ा भी शायद इससे महंगा पड़ता होगा आपको एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 45 दिन का ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 45 डेज का, सिर्फ 240 रुपीज़ के अराउंड, 239 रुपीज़ में पड़ जाएगा आपको। इसको जरूर कर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद फिर कोई कोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे हम वो एक चैप्टर एक दिन में कराने की कोशिश कर रहे हैं पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब उससे तेज जो है फिर तो बस फिर शॉर्ट नोट्स ही बस आपको दिखा के रिवाइज कराया जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो भी हो चैप्टर में लूप होल्स हो, आप आए, कंप्लीट करें और अच्छे से एग्जाम देने जाएं। ठीक है, चलिए तो फिर हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए चलिए जी, सिलेबस देख लेते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमें पहले क्या पढ़ना है वो पता हो तभी तो हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आपका है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम केमिस्ट्री में भी डिस्कस हुआ है, बोहर मॉडल केमिस्ट्री में भी डिस्कस हुआ है, एनर्जी लेवल डिस्कस हुए हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सारी चीज़ केमिस्ट्री में डिस्कस हुई हैं। कब? 11th में। पर बहुत पुरानी बात हो चुकी है आपके लिए, कोई नहीं, फिर से ये फिजिक्स में भी डिस्कस होना है, तो इसलिए हम दोबारा इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ें हम पिक करेंगे और एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, आपको थोड़ा स्पेस मिले, ठीक है। देखिए जी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले ये एटम की जब बातें हो रही थी तो 1897 में थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। थॉमसन ने बोला कि भाई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जब डिस्कशन शुरू हुआ ना, तो थॉमसन सबसे पहले प्रिडिक्ट करने आया कि हाँ भाई एटम ऐसा होता होगा, एटम वैसा होता होगा। तो उसने जो अपनी थ्योरी दी तो उसने बोला कि एटम कुछ इस तरीके का है कि एटम जो है एक स्फेरिकल बॉल टाइप का है, ठीक है, जैसे वाटरमेलन टाइप का है, ठीक है। और उसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है। उसने बस इतना ही बोला, ठीक है, थियोरेटिकली बोला, कोई एनालिसिस पे नहीं बोला, थियोरेटिकल एक मॉडल प्रपोज किया। उसने बोला कि ये इट्स लाइक कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, ठीक है। तो इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे रेजिन्स नहीं रहते पडिंग के अंदर, तो आपको देखते हैं, ठीक है, तो उसको ए भी नाम दिया जाता है या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नाम दिए गए थे। तो ये तो था बेसिक कि यहाँ से उसने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वो डिस्कशन कहाँ तक गया वो देखते हैं हम आगे। फिर उसके बाद जो है रदरफोर्ड अपना 1911 में, ये अब थोड़ा बात आगे बढ़ गई, तो 1911 की बात है ये, मतलब आज से ऑलमोस्ट 110-11 साल पहले की बात चल रही है ये। इसमें क्या हुआ, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये जब मॉडल देने गए तो इनके मॉडल ऐसे नहीं कि इन्होंने हवा में वो प्रपोज किया, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस बेसिस पे? इट वॉज बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोली कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा, और इसके रिजल्ट पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या आई थी, ठीक है, बेस्ट आउटकम क्या था यहाँ से, बेस्ट आउटकम जो था इसका यहाँ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं ये पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो बेस्ट आउटकम था वो था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इनको पता चला कि भाई न्यूक्लियस नाम की भी चीज़ है कुछ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि आज तो हमको जो न्यूक्लियस पता है, हमको कोई बता देता है पहले से ही, हाँ भाई इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हमको क्या पता रहता है कि न्यूक्लियस सेंटर का पॉजिटिव चार्ज है, सारा मास मोस्टली वहाँ पे कंसंट्रेटेड रहता है। बट जब मॉडल डिस्कवर करना शुरू किए जा रहे होंगे तब ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि हाँ भाई ये न्यूक्लियस सेंटर में लाई कर रहा है, सारा मास यहीं पे, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर। और न्यूक्लियस क्या था बेसिकली, ये जो था ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर की बात हो रही है। क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का दैट इज योर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ और क्या क्या आपको देखा गया, तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल होता क्या। अल्फा पार्टिकल होता क्या, अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस, He, हीलियम लिखूँ तो पूरा ही लिख देता हूँ, कभी आप सोचो He क्या लिखा है, सिंबल है ये, अभी लिख देता हूँ, इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का अगर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछें तो क्या होगा, हीलियम में से क्या होता है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन भी रहेंगे। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ E प्लस 2E, क्योंकि 2 यूनिट का चार्ज रहेगा। तो ये अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इतनी पता होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है।
अब आप इसके सराउंडिंग में चीज़ें पढ़ सकते हैं कि सर क्या किया एक्सपेरिमेंट में, ऐसा कुछ बता दीजिए कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराएगी। तो पहले एक थिन गोल्ड फॉइल शीट ली गई, ठीक है, क्या लिया गया, ये गोल्ड फॉइल का शीट लिया गया, थिन शीट, बहुत थिन, ठीक है, अल्ट्रा थिन। अब इसके ऊपर क्या क्या कराया गया, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए गए। किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, उनकी बम्बार्डमेंट कराई गई इधर की तरफ। अब होगा क्या, जब ये इधर जा रहे थे यहाँ तक तो ठीक है, कोई डेविएशन नहीं आया, बट इसके बाद इन्होंने पीछे क्या किया, इन्होंने एक जिंक का स्क्रीन लगा दिया, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया। ऐसा एक सर्कुलर स्क्रीन लगा देता हूँ, ठीक है, ये पूरा एक सर्कुलर चैम्बर में चल रहा है, ठीक है, और ये जो स्क्रीन है, दिस स्क्रीन इज ऑफ जिंक सल्फाइड, ये है जिंक सल्फाइड, ZnS का स्क्रीन है, थोड़ा और छोटा हो जाते हैं आपको दिखे अच्छे से, हाँ, ये ZnS का स्क्रीन लग रहा है। अब ZnS के स्क्रीन पे ये इन्होंने बम्बार्ड कराया, ये गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराया, पीछे ZnS का स्क्रीन लगाया। जिंक सल्फाइड का ये क्यों लगाया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब भी इससे टकरा रहा था तो वहाँ पे एक स्पार्कलिंग क्रिएट कर रहा था, कि वहाँ चमक रहा था कुछ जा करके, हाँ भाई यहाँ पे टकरा रहे हैं, यहाँ पे टकरा रहे हैं, और फिर उनको नोटिस किया जा रहा था, ठीक है। अब हो क्या रहा था, जब ये यहाँ पे इसको बम्बार्डमेंट कराना शुरू किए, तो बम्बार्डमेंट कराने में क्या हो रहा था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, वो सीधे के सीधे गए, मतलब यहाँ से जो आ रहे थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल आए और वो अनडेविएटेड ही चले गए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, ठीक है, अनडेविएटेड, वो तो चले गए सीधे के सीधे बाहर। अब कुछ जो है ज़्यादा एंगल से स्कैटर से करने लगे, कुछ स्कैटरिंग हुआ, तो जिनका स्कैटरिंग हुआ तो वो कुछ इधर की तरफ मुड़े, तो कुछ एंगल से स्कैटर किए, थीटा एंगल से, तो यहाँ पे जाके टकराए, ठीक है, उनका स्कैटरिंग देखा गया। कुछ किए तो कुछ थोड़े और ज़्यादा एंगल से स्कैटर किए, उनका थीटा और थोड़ा अपने ओरिजिनल पाथ से उनका डेविएशन थोड़ा और ज़्यादा था, कुछ इधर की तरफ गए, ठीक है। कुछ हुआ कि यहाँ तक आए और कुछ थोड़ा और ज़्यादा लार्ज एंगल से डेविएट किए और यहाँ पे जाके टकराए, ठीक है। और कुछ ये इनका थीटा है, स्कैटरिंग एंगल थीटा, और देयर वर वेरी फ्यू विच गॉट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, मतलब जिधर उस पाथ से आ रहे थे, ठीक है, तो वो वापस अपना पाथ कर लिए जिधर से वो आ रहे थे, उधर की साइड से ही, ठीक है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, कितना यूनिट का पॉजिटिव चार्ज था, +2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज था अल्फा पार्टिकल जो आ रहा था। तो ये वापस ही अपना पाथ रिट्रेस करने के लिए, मतलब कितना हो गया इनका 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, ये मिला। तो मतलब आउटकम क्या आया, यहाँ से जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि गोल्ड फॉइल ली और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई बहुत तो ज़्यादातर तो मोस्ट ऑफ द गोज अनडेविएटेड, कुछ थोड़ा एंगल से, कुछ थोड़े और ज़्यादा एंगल से, कुछ उससे भी ज़्यादा एंगल से, और बहुत ही कम ऐसे थे जो 180 डिग्री के डिफ्लेक्शन पे वापस आए, यानी कि 180 डिग्री स्कैटर कर गए। अब इसके ऊपर फिर उन्होंने कंक्लूजन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने शीट भी बदल के देखी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ गोल्ड फॉइल के साथ किया, ये एक्सपेरिमेंट प्लेटिनम के साथ भी किया और भी मेटल के साथ किया। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, सब मेटल्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट सिमिलर टाइप के रिजल्ट दे रहे थे। मतलब क्या हो रहा था कि ज़्यादातर अगर आपने 10,000 अल्फा पार्टिकल फेंके एक बार में, उन 10,000 में से 9800 के अराउंड जो थे, 89 मोर देन 90% तो इट गोज अनडेविएटेड, वो नहीं, कुछ कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। वेरी फ्यू गॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, उससे और थोड़े कुछ ज़्यादा एंगल से स्कैटर किए, और बहुत थोड़े 1 in 9,000, 1 in every 9,000 और 8,000 या 10,000 भी बोल सकते हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं था ऐसा कुछ कि इसी से आता है। फॉर एवरी 1 in 9,000 जो है 180 डिग्री पर भी डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसके फिर उन्होंने कंक्लूजन लिखने शुरू किए कि इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज फेंका और पॉजिटिव चार्ज
अनडेविएटेड जा रहा है, ठीक है, कुछ को थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब देखो रिटर्न कौन करेगा, जब एकदम वो उसके एटम के सेंटर पे जहाँ पे सामने पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाएगा, रिपल्शन बढ़ता रहेगा, तब उसका वापसी होगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हुआ तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये वापस तब होगा जब एकदम लाइन में होगा, ठीक है, तो तब की बात आ सकती है वो। तो इस पे फिर उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने इसके कंक्लूजन ड्रॉ करना शुरू किए, ठीक है। अब जब इसके आउटकम लिखना शुरू किए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे आउटकम लिखना शुरू किए, तो पहला आउटकम उन्होंने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल लिखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडेविएटेड, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडेविएटेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि भाई जो सम कुछ थे जो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट किए, तो सम गॉट डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स, ठीक है, कुछ थे जो थोड़े ज्यादा एंगल से स्कैटर किए। थर्ड, एंड वेरी फ्यू, एंड से शुरू मत करो, वेरी फ्यू ही लिख दो, अगर आपको लिखना है एकदम ऐसे लिखेंगे, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड कैसे, बाय 180 डिग्री, एग्जाम्पल 1 in every 9,000, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 in every 9,000 जो था उसका डिफ्लेक्शन एकदम बैकवर्ड हो रहा था, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, तो वो वापस रिट्रेस कर ले रहा था अपने बात को, ठीक है। तो ये तो था आउटकम उस एक्सपेरिमेंट के, जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके 3 आउटकम थे, मेजर आउटकम ये मिले। अब इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ वो देख लेते हैं कि व्हाट वाज द कंक्लूजन। अगर हमने ये सब परफॉर्म किया तो इसका कंक्लूजन क्या आया, सर कंक्लूजन क्या आना चाहिए इसका, आप खुद ही सोच के बताओ। इससे आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज was concentrated in small region called न्यूक्लियस, ठीक है, कि एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो कंसंट्रेटेड है इन अ वेरी स्मॉल रीजन विच वी कॉल्ड एज न्यूक्लियस, एंड इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि उसने बोला था वो नहीं हो रहा, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, ये सारे में नहीं है। पहली बात उसने ये बोली, अच्छे से बोल दी कि हाँ भाई ये सब जगह नहीं फैला हुआ है, कुछ ही जगह पे एटम का पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड चीज देखिए, इसके अंदर सेकंड हमारे पास क्या आया, हमारे पास सेकंड आया कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग around this concentrated positive charge in circular orbits, ठीक है। उन्होंने एक और प्रेडिक्शन दी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है। थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोल दिया जी इलेक्ट्रॉन तो स्टैटिक है, ठीक है, एम्बेडेड है, पॉजिटिव चार्ज सब जगह फैला हुआ है। पहले रदरफोर्ड ने कॉन्ट्रडिक्ट किया कि नहीं, मेरे एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग बिल्कुल ऐसी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो स्टैटिक नहीं है। दूसरा उन्होंने पहले बोला कि, और पहला उन्होंने क्या बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज सब जगह फैला हुआ नहीं है, वो एक ही जगह पे लोकेटेड है, सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है छोटे से स्पेस में, और जो कि एटम के होल वॉल्यूम का बहुत ही कम पार्ट है। ठीक है, एटम के टोटल वॉल्यूम से बहुत कम पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम्स इज एम्प्टी। ये उन्होंने बात करके रख दी। फिर कुछ लोगों ने जब ये सब चल रहा था साथ साथ, तो इसमें हुआ क्या, पहली जो बात थी वो सबको पसंद आई कि हाँ भाई ठीक है, न्यूक्लियस मान लिया सेंटर में, बट सेकंड पार्ट में जो है, सेकंड स्टेटमेंट में, इस कंक्लूजन ड्रॉ करने में थोड़े ऑब्जेक्शन उठने लग गए। ठीक है, जब कॉन्फ्रेंस हुई साइंटिस्ट की, बैठे भाई हाँ भाई ये ऐसा मॉडल प्रपोज कर रहे हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और ये ऐसा कुछ नया चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब पहला एटम अभी बना नहीं है, एटम पता नहीं है कैसा है, तो कोई एक साइंटिस्ट आया कि हाँ भाई मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और मुझे न्यूक्लियस मिल गया, तो उन्होंने तो ये बोल के चल दिए वो। बट फिर दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई आप कैसे किस बेसिस पे बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एक बात उनका। दूसरा, ये स्टेटमेंट ना कॉन्ट्राडिक्ट करने लग गया किसी चीज़ के साथ, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकते जी। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में थे। देखते हैं जी। तो इसी थ्योरी के फिर कुछ लिमिटेशन निकल के आए, ठीक है, इसका थ्योरी का लिमिटेशन जो आया, पहला जो था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर के ही निकल गया। पहला लिमिटेशन था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क लग गया कि एटम स्टेबल है क्या। इस पे लिमिटेशन किसके लेके आया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि दिस थ्योरी या दिस मॉडल वाज इनकंसिस्टेंट किसके साथ? विद ईएम वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा, इसका थ्योरी का सिंपल सा पर्पज है कि अगर कोई भी चार्ज अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो उससे रेडिएशन निकलेंगी, ये थ्योरी कहता है, रेडिएशन एमिट होगा। ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज ले लो आप, इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, उसको जैसे बस उसको ऑसिलेट करा दो तो एक्सेलेरेशन हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो अगर चार्ज के ऑसिलेशन से भी एक्सेलरेशन आ रही है, उसकी वजह से भी ईएम वेव जनरेट हो जाते हैं, एमिट करने लगता है रेडिएशन, एनर्जी, जो स्पेक्ट्रम में हमारी एनर्जी होती है काफ़ी सारी। ईएम वेव को अलग अलग कौन सी करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी ने फ्रिक्वेंसी होगा उस पर डिपेंड करेगा, बट चार्ज के एक्सेलरेशन से एनर्जी निकलती है, ये पहले प्रूव हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये कब की बातें चल रही है? 1911 की, ये वाली बातें तो। ठीक है, बट ये जो थ्योरी दी जा चुकी है, ये 1870s में थ्योरेटिकली और 1880s में एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव की जा चुकी है कि ईएम वेव का जो सोर्स है वो बेसिकली चार्ज का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस ईएम वेव। अब होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में बोल दिया उन्होंने, एक स्टेटमेंट दे दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, एटलीस्ट उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड है तो इसको क्या करना चाहिए? इसको ईएम रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये तो होना चाहिए वहाँ पे, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसके साथ, बट ये नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन से ईएम वेव जनरेट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर ईएम वेव रेडिएट होंगी, ठीक है, ईएम वेव रेडिएट होंगी तो एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक कहाँ से? उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट लूज करेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी डिक्रीज या स्पीड डिक्रीज करेगी, और अगर स्पीड डिक्रीज करती रही तो वो अपना पाथ
छोटा करते करते, स्पाइरल करते करते इलेक्ट्रॉन शेल फोल्ड डाउन इनटू द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसको इंडिपेंडेंटली बाहर एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, उसको स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए अपना इधर गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो जब आप लिखने जाओगे कि सर इसमें लिखेंगे क्या, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, लिखने के लिए स्पेस चाहिएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसमें लिखेंगे क्या, जब आप इसके अंदर लिखने के लिए जाओगे तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, is having acceleration, वो acceleration तो है उनके पास। ठीक है, जब आप लिखने जाओगे तो आप ये लिखोगे is having acceleration and according to EM wave theory, all accelerated charge must radiate energy। ठीक है, सारे के सारे एक्सेलरेटेड चार्ज को मस्ट रेडिएट एनर्जी, उसको एनर्जी लूज आउट करना चाहिए। ठीक है, मस्ट रेडिएट एनर्जी। तो देयर बाय क्या होना चाहिए फिर, देयर बाय इलेक्ट्रॉन मस्ट लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड its radius of orbit shall keep on decreasing। देख लीजिए, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ और भी। ठीक है, कि shall keep on decreasing, ठीक है, कब तक, shall keep on decreasing and eventually by following a spiral path it must get absorbed by the nucleus। इसको न्यूक्लियस से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा बोलने लग गए। ठीक है, तो बट रियलिटी में क्या होता है, ये तो होता नहीं है। ठीक है, बट एटम डू नॉट कोलैप्स, ये तो करता नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये तो करता नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज अ लिमिटेशन। समझ आए? तो अब देखो मैं लिख क्यों रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं मैं, कि भाई आपको एकदम जो बोर्ड में कैसे लिखना होता है, आप बोर्ड में जब समझाने जाओगे कि व्हाट आर द, ऐसा आएगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, ऐसा एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ, एक्सप्लेन द इनकंसिस्टेंसी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल विद क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी। ठीक है, आप इनकंसिस्टेंसी को समझाओगे, वो 2 नंबर का देगा। अब 2 नंबर में आप क्या लिखोगे, आप इस तरीके का एक मैं सैंपल लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनको बुलेट्स में भी लिख सकते हो, इनको पॉइंट्स में भी, जैसे आप यहाँ लिख दीजिए कि ये पहला बुलेट पॉइंट है, फिर ये दूसरा बुलेट पॉइंट है, या इसको ए पॉइंट लिख दो, इसको बी पॉइंट लिख दो, इस तरीके से। तो ये सारा का सारा आपको लिखना है, डायग्राम बना के दिखाना है, स्पाइरल फॉर्म करके दिखाना है, तो इसी के नंबर मिलेंगे, इनके मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसको क्या लगेगा जब आप ऐसा लिख रहे हो, ये बता रहे हो कि हाँ भाई ये रेडिएशन, उसको अब लगेगा कि हाँ भाई जो लिख रहा है उसको पता है कि फिजिक्स आती है, उसको समझ आ रहा है कि व्हाट ही वांट टू कन्वे। तो जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, वो उसको पता चलेगा। तो आपको एकदम डिटेल्ड वे में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने एक एक स्टेप लिख के दिखाया है। हाँ, अब यहाँ पे बट एटम डू नॉट कोलैप्स इन रियलिटी, ऐसा नहीं होता है कि कोलैप्स नहीं करता है,
तो दैट्स वाई इट बिकम्स अ लिमिटेशन। तो रदरफोर्ड model was inconsistent with classical EM wave थ्योरी। ठीक है, आप ये लिखोगे लास्ट में। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखना चाहते हो तो अब आपका एक प्रेजेंटेशन, राइटिंग, नीट एंड क्लीन डायग्राम, ये सब भी थोड़े थोड़े मैटर करते हैं वहां पर। तब आपको देखो एक लिमिटेशन अभी आपने लिखा है, ठीक है, वो नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लिखना है, कितना टाइम होता है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। मैं इसलिए आपका समझाने की कोशिश डिटेल में कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो सेकंड देखते हैं बोहर ने क्या बोला, सेकंड के बारे में क्या बोला। ठीक है, सॉरी बोहर कह रहा हूँ, रदरफोर्ड के सेकंड लिमिटेशन पे क्या सेकंड लिमिटेशन आया। इसमें आया कि इट वाज रिगार्डिंग explanation of लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन को लेकर के था ये, कि वो जो है फाइन लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो कंटिन्यूस रेडिएशन निकलनी चाहिए, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पूरा डिटेल में आपके लिए। ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजिंग रेडियाई, ठीक है, या रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट जो कि चेंज हो रहा था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मस्ट बी चेंजिंग। ठीक है, क्योंकि वो नीचे आया जा रहा था तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसका रेडियस कम होते जा रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होना चाहिए था? एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट all frequencies of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसको जो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी जो है निकालनी चाहिए थी बाहर, उससे रेडिएट होनी चाहिए थी और वही नोटिस की जानी चाहिए थी स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। बट हुआ क्या? दैट इज इसका मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ दीज वेव, स्पेक्ट्रम ऑफ these waves must be continuous। ये तो होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या मिला? बट एक्सपेरिमेंटली हमको क्या मिला? हमको जो स्पेक्ट्रम मिला ना, एक्सपेरिमेंटली जो हमको स्पेक्ट्रम मिला, दैट वाज नॉट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वो फाइन लाइन स्पेक्ट्रा था, डिस्क्रीट लाइंस मिल रही थी हमको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, सारी फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं की जा रही थी। ठीक है, तो वो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। जब ये क्वेश्चन पूछा गया फिर से उनसे, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक स्पेक्ट्रम is not continuous नहीं होता वो, is not continuous, but instead they are line spectra। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा अगर एक्सप्लेनेशन देनी है। तो पहली क्या आई थी? रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इटसेल्फ, कि इलेक्ट्रॉन जो है
क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूम घूम के रिवॉल्व हो के वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, कोलैप्स कर जाएगा। दूसरा कि जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा वो सारी फ्रीक्वेंसी एमिट करनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं मिला, सारी फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर रही थी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा था हमको बल्कि कंटिन्यूस नहीं मिल रहा था हमको, लाइन स्पेक्ट्रा, डिस्क्रीट लाइन मिल रही थी। ठीक है, तो ये बात भी समझनी पड़ेगी। होता क्या, देखो कैसे मिलती है ये लाइन या कंटिन्यूस कैसे मिलता है। अगर एक फोटो स्पेक्ट्रोमीट्रिक डिवाइस होता है, अगर कोई भी लाइट उसके ऊपर गिरती है तो इट डिटेक्ट करता है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा मतलब लिखा रहता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे ये वाली लाइन आई तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाली लाइन तो ये फ्रीक्वेंसी। तो अगर सारी फ्रीक्वेंसी निकलेंगी तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आना चाहिए, ठीक है। बट अगर कुछ ही फ्रीक्वेंसी निकल रही है तो कहीं कहीं पे लाइन आनी चाहिए कि ये वाली फ्रीक्वेंसी निकली, ये वाली फ्रीक्वेंसी निकली, ये वाली वेवलेंथ निकल रही है, ये वाली वेवलेंथ निकल रही है। बट वैसा नहीं हो रहा था, ठीक है, इन जनरल वैसा नहीं मिल रहा था। तो आपको क्या मिला ओवरऑल कि भाई दो लिमिटेशन मिली, ठीक है, एक तो ये। और अगर कुछ और रदरफोर्ड के बारे में एक्स्ट्रा जानना है, ये एनसीईआरटी में ही है, ठीक है, एनसीईआरटी में ग्राफ भी गिवन है, एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी गिवन है, वो ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। एक्चुअली ग्राफ किसके बीच में है, वो उसी हमने आउटकम इंग्लिश में तो लिख लिया, बट कई बार ग्राफ भी प्लॉट करने का पूछ लिया तो फिर आप घबरा जाओगे, ठीक है। ये ग्राफ कहाँ पे बना हुआ है, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ही, ठीक है, ये रदरफोर्ड आउटकम का ग्राफ था, ठीक है। यहां पे क्या था, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ, बेसिकली क्या एटम नहीं थे, अल्फा पार्टिकल थे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, ठीक है। यहां पे तो ले लेते हैं स्कैटर्ड, जो कोई किसी थीटा एंगल पे स्कैटर्ड किया, सपोज एन थीटा से मैं लिख देता हूं उसको, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। और यहां पे स्कैटरिंग एंगल ले लेते हैं थीटा, दिस इज योर स्कैटरिंग एंगल। जो आ रहे थे ना ऐसे डेविएट हो जा रहे थे ओरिजिनल पाथ से, कितने एंगल पर गए, तो बहुत ज्यादा एंगल पे तो बहुत कम हो रहे थे, बट जो छोटे एंगल पे स्कैटरिंग थी, छोटे एंगल पे स्कैटरिंग तो बहुत ज्यादा थी। इसी तरीके का ग्राफ आता है, इसी तरीके का ग्राफ आता है। तो जो छोटे एंगल पे जो स्कैटरिंग होती है, छोटे एंगल पे जो नंबर ऑफ एटम, जो जिनका स्कैटरिंग एंगल छोटा होता है उनका नंबर तो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। बट जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता रहेगा वो वैल्यू नंबर ऑफ एटम स्कैटर्ड बहुत कम, और 9 जो 180 डिग्री पे स्कैटर करेंगे उनका नंबर तो 1 in 9000 जो मैंने बताया था, ठीक है। तो एक रिलेशन भी लिख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी, अगर आपको एक्स्ट्रा में याद करना है, ये एक्स्ट्रा में है, आउट बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। ये जो एन थीटा होता है ना, नंबर ऑफ एटम स्कैटर्ड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाय में 2, ऐसा होता है। अगर आपको ये नंबर भी जानना है जस्ट, तो इन केस अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। पूरी इक्वेशन तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो तो बहुत डरावनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे टर्म समझ भी नहीं आएंगे, बट हाँ आप इन चीज़ों को समझ सकते हो यहाँ पर, जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई साइन पावर 4 थीटा बाय 2 का वेरिएशन है, या कोसिकेंट पावर 4 थीटा बाय 2 भी लिख सकते हो। समझ आया, इतना इजी है, ठीक है। तो अब ये देखो इन्होंने अपना डिस्कशन कर दिया, इन्होंने अपने उसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये जब अपना बताए पूरा कि भाई ऐसे ऐसे मुझे मिला, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, ये इनकी कुछ लिमिटेशन रहेगी, उनको लिमिटेशन को किसने दूर किया, उस लिमिटेशन को दूर किया बोहर ने, ठीक है। तो बोहर मॉडल भी पढ़ते हैं, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बोहर ने जब जो मॉडल दिया ना, ये कब दिया, ये सारे की सारी बात 1913 की चल रही है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने कब दिया था, 1911 में। तो वही 1-2 साल बाद बोहर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है मॉडल, ठीक है, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, या हाइड्रोजन लाइक एटम। उसने जो मॉडल प्रपोज किया, कह रहा है ये सब एटम के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए मेरा एक मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूं कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। समझ आए। तो इसने क्या बोला, पूरा नाम क्या था इनका नाम था नील बोहर, ठीक है। इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला है 1922 में, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसी बात के लिए, एटम के मॉडल की प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। ये तो नोबेल लॉरिएट भी है ये, क्लियर। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई रदरफोर्ड के स्टडी को इन्होंने अपना समझा,
ध्यान में रखा भाई, हाँ न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस कुछ है। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इन्होंने भी उसी बात पे स्टिक किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बट इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो रेडिएट करेंगे और उनको तो फिर कोलैप्स कर जाना चाहिए। ये बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं बट वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं या उन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जहां उनकी एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है या ना ही इंक्रीज हो रही है। वो एक कांस्टेंट एनर्जी के, कांस्टेंट टोटल एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया ऐसा। तो यहां पे पहली बार इस प्रिडिक्शन से क्या हुआ, जो क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी थी उसको चैलेंज किया गया कि हाँ भाई आपकी थ्योरी ठीक है, ठीक है आपकी थ्योरी ठीक है, जब भी एक्सेलरेट होगा चार्ज तो ईएम वेव रेडिएशन होना चाहिए, ठीक है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू दैट। क्या वो थ्योरी हर केस में वैलिड है? क्या वो थ्योरी यूनिवर्सल है? उसी पे क्वेश्चन मार्क उठ गया। ठीक है, ईएम वेव थ्योरी की रेडिएशन निकलेगा चार्ज के एक्सेलरेशन से, बट उस पर अब क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या ये थ्योरी हर जगह भी वैलिड है या इसके कुछ एक्सेप्शन है, कहीं पे नहीं वैलिड है। तो बोहर ने बोला कि अगर यह रेडिएशन नहीं हो रही है, हमको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट भी नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग बट इज इन नॉट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, जब वो अपने ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट उसको नाम दिया गया। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं बोहर ने क्या बोला, तो बोलेंगे कि बाय कीपिंग थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, ये बाय कीपिंग द रदरफोर्ड, ठीक है, उन्होंने रदरफोर्ड का भी मॉडल रखा, रदरफोर्ड पिक्चर ऑफ एटम in mind Bohr made a number of assumption, ठीक है, उन्होंने अपने assumption बनाए and simultaneously combining the new क्वांटम आइडियाज, जो कि कहां से आए थे, प्लैंक ने कुछ क्वांटम आइडियाज दे दिए थे कि क्वांटम आइडियाज ऑफ प्लैंक एंड आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन ने भी अपने कुछ आइडिया दे चुके थे उससे पहले। ये कब दे चुके थे? प्लैंक ने कब दिया था? 1901 में। आइंस्टीन ने कब दिया था? 1905 में अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया था, ठीक है, पेपर पब्लिश कर दिया था। और ये बात चल रही है 1913 की, ठीक है। एंड बाय कंबाइनिंग द न्यू आइडियाज ऑफ क्वांटम मतलब अब उन्होंने फोटोन वोटोन की भी बात करनी शुरू कर दी थी। भाई ये कब निकलेंगे फोटोन, वो भी प्रेडिक्ट किया। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों निकल रहा है वो भी बताया। पहले कंटिन्यूस नहीं निकल रहा उसका रीजन, और लाइन क्यों निकल रहा है उसका रीजन, दोनों की एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, तो दोनों के एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं और उससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी प्रेडिक्ट होगी, भी एटम स्टेबल होना चाहिए। तो थोड़ी देर आपको सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि आइंस्टीन के आइडियाज को प्रिडिक्ट किया, प्लैंक्स के आइडिया को अकोमोडेट किया विद द ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है इन सर्कुलर मोशन, उसको माना तो उसने सर्कुलर मोशन में ही है कि वो है तो सर्कुलर मोशन में ही, कि इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये किया, ही गेव द फॉलोइंग पोस्टुलेट। उसने 2-3 पोस्टुलेट के बारे में वो अपना पोस्टुलेट्स लेके आया। ही गेव द फॉलोइंग, यहां लिख देते हैं, ही गेव द फॉलोइंग पोस्टुलेट। एक एक करके लिखेंगे आराम से, आप लोग पूरा लिखो इसको अच्छे से, ठीक है। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आई वांट कि आप एकदम पूरा डिटेल में लेके जाएं, ठीक है। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं? चलिए, तो एक एक करके अभी हम पोस्टुलेट स्टडी करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलिए पोस्टुलेट देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या इन्होंने बोला और
क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए पोस्टुलेट पे आते हैं। पोस्टुलेट 1 देखिए, अगर आप पोस्टुलेट के बारे में देखेंगे तो पहले पोस्टुलेट में किसके बारे में बात की इन्होंने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बात की, ठीक है। चलो देखते हैं पहला पोस्टुलेट जो है, लिखो पोस्टुलेट 1, देखो POSTULAT, पोस्टुलेट 1, ठीक है। इसके इसमें क्या लिखा उन्होंने, उसमें क्या बोला उन्होंने, ठीक है। ही सेड बोहर एज्यूम्ड दैट, लिखा कि बोहर assumed that hydrogen atom electron can only have certain values of total energy, ठीक है। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सारी पॉसिबल एनर्जी नहीं ले सकता, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ सर्टेन वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी ही होती है, ठीक है। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू फिक्स है कि इस एनर्जी की, इसके पास इतनी एनर्जी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो एक बात तो उस पर डिपेंड करी, ये वाली। देन बाय अडॉप्टिंग Planck's idea, किस चीज का आइडिया था, फोटोन का। Planck's ideas of quantized, उसने बोला था ना कि क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, उसने किसके बारे में बात की, he said that electron revolve in circular orbits में घूमेंगे, ORBIT orbits, ठीक है, with fixed values ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। वो उसकी टोटल एनर्जी फिक्स रहेगी, वो अपना घूमेंगे, ठीक है, बट उनकी टोटल एनर्जी का वैल्यू फिक्स रहेगा। उसने बोला कि भाई घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्क्रीट ही है, सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, उसी को नाम ऑर्बिट ही दिया उसने भी, ठीक है। बट उसने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल बोल दिया, मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। एनर्जी हर लेवल में, हर ऑर्बिट की एनर्जी एक फिक्स एनर्जी है, ठीक है। and these orbits are called stationary orbits. These orbits are called stationary orbits, ठीक है। तो ऐसा निकल करके आया, ठीक है, कि सर्कुलर है, फिक्स्ड है, नॉन रेडिएटिंग है। मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट की क्या बात है, स्टेशनरी ऑर्बिट वो होते हैं जो कि पहली प्रॉपर्टी मतलब सर्कुलर होने चाहिए, सर्कुलर है, फिक्स्ड एनर्जी है, इनका वैल्यू फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए, ऑर्बिट के लिए एनर्जी फिक्स है, दूसरे वाले के लिए दूसरा वैल्यू फिक्स है, तीसरे वाले के लिए तीसरा वैल्यू फिक्स है, और तीसरा ये नॉन रेडिएटिंग है। मतलब EM वेव थ्योरी यहां पर नॉन रेडिएटिंग, ठीक है। EM वेव का थ्योरी भी यहां पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीन बातें ओवरऑल निकल के आई कंक्लूजन से कि हाँ भाई ये स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, जिससे क्या हो गया, द असम्पशन ऑफ सच ऑर्बिट वाज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी था, क्योंकि अगर ये नहीं मानते तो फिर वो जो EM वेव के साथ कॉन्ट्रडिक्शन था वो दूर नहीं होता। इन जनरल क्या पूछ रहे थे कि भाई क्यों जरूरत पड़ी, इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, तो बोलेंगे भाई जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था क्लासिकल EM वेव की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, रेडिएशन निकलेंगे तो कोलैप्स कर जाना चाहिए। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें EM वेव थ्योरी फॉलो ही नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फॉलो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो है
पहला क्यों आया वो भी, कि ऐसा क्यों बोला, पोस्टुलेट 1। सेकंड पोस्टुलेट देखिए, सेकंड पोस्टुलेट में उसने किसके बारे में बात की, पोस्टुलेट नंबर 2, ठीक है। इसमें किसके बारे में बोल रहा था वो, इसमें किसके बारे में बोल रहा था, इसने उसमें आइंस्टीन के आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, लिखो टू इनकॉर्पोरेट, आराम से लिखो इसको, टू इनकॉर्पोरेट आइंस्टीन आइडिया, आइंस्टीन आइडिया या आइंस्टीन फोटोन कॉन्सेप्ट, आइंस्टीन फोटोन कॉन्सेप्ट, बोहर सजेस्टेड a photon is emitted, Bohr suggested a photon is emitted only when electron changes orbit from a higher energy level to lower energy level, ठीक है। कि हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में, अगर मैं इसको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताऊं तो आप बोलेंगे कि जब वो एक हायर एनर्जी स्टेट में था और जब वो एक लोअर एनर्जी स्टेट में था, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था और फिर उसने जंप करके यहाँ पे जंप ले लिया, लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, ठीक है, एनर्जी डिक्रीज की, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो भी यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है, वो फोटोन के टर्म में निकल गया। फोटोन मतलब कितनी एनर्जी चली गई, एच न्यू, कि कहाँ से आई फोटोन की एनर्जी, जो डेल्टा ई, जो भी गैप होगा वो फोटोन की एनर्जी में चला जाएगा, यानी कि यहाँ का जो हायर लेवल का जो एनर्जी था और जो लोअर ऑर्बिट का जो एनर्जी था, ठीक है। तो ये जो एनर्जी गैप होगा इन दोनों के बीच का, यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी का गैप है, यही गैप जो है फोटोन की फॉर्म में एमिट हो गया, इतना एनर्जी फोटोन लेके चला गया, ठीक है। आइंस्टीन ने बताया था कि फोटोन निकलते हैं, फोटोन है कहां से निकल रहे हैं, कि देखिए जब यहां पे होगा तो इसका स्पीड अलग होगा, यहां से होगा तो इसका स्पीड अलग होगा, तो जब ये यहां से यहां आएगा तो फिर से स्पीड में भी तो वेरिएशन आएगा, एक रिटार्डेशन आएगा या एक्सेलरेशन आएगा, चेंज आएगा, वेलोसिटी का चेंज होगा। तो जो स्पीड या वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है इसके अंदर जब जंप करने पे, तो तब ईएम वेव थ्योरी फॉलो हो रही है, ये बोला गया कंडीशन में कि भाई ईएम वेव थ्योरी फॉलो हो रही है, बट इस सेंस में फॉलो हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी निकली, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां से आप ये लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, तो फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो कि जो भी एनर्जी का गैप रहेगा डिवाइडेड बाय में एच, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रिक्वेंसी निकल गई तो लैम्डा भी निकल जाएगा, फ्रिक्वेंसी निकल गई तो लैम्डा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकालने के काम आ सकता है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आपको दो पोस्टुलेट समझ आए, किस लिए किया, क्या हुआ इससे, दिस एक्सप्लेन्ड, हुआ क्या। देखो अब इससे क्या पता चला सर, इससे बोहर की कौन सी लिमिटेशन दूर हो गई। इससे ये पता चला कि जब हमने बोल दिया ना कि एनर्जी फिक्स है, जब हमने ये बोल दिया ना कि एनर्जी फिक्स है, तो जब ये यहां से यहां तक जंप करेगा तो एक फोटोन निकलेगा, ऊपर से यहां तक जंप करेगा तो एक फोटोन निकलेगा, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी तो फिर फिक्स हो जाएंगी। सारी फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर सकता, वो वही फ्रीक्वेंसी एमिट कर सकता है जिनका बैंड गैप कुछ फिक्स वैल्यू में होगा। क्योंकि देखो ये सपोज E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, तो इनका गैप भी फिक्स है, तो इससे फ्रीक्वेंसी भी कुछ ही सर्टेन फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, सारी फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेंगी। तो ये क्या किया, ये आउटकम क्या आया इसका, दिस एक्सप्लेन्ड, लिख लीजिए, दिस पोस्टुलेट टू was necessary to explain the line spectra of hydrogen, कि हाइड्रोजन से लाइन स्पेक्ट्रा क्यों निकल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इंस्टेड
इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है, या इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा नेसेसरी था कि ये नहीं निकलेगा, कंटिन्यूअस नहीं निकलेगा, लाइन निकलेगा। ये एक्सप्लेन किया किसने? इस थ्योरी ने। समझ आया? क्योंकि ये देखिए यहां पे दिख रहा है कि हाँ भाई सारी फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं होंगी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ही यहां से एमिट की जा सकती हैं। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं फिर। अगर मैं पोस्टुलेट नंबर 3 पे चले, अगर हम पोस्टुलेट नंबर 3 पे चले, पोस्टुलेट 3 पे चलो, अगर इसकी बात करें तो आप बोलेंगे बोहर ने क्या मिला? बोलेंगे कि बोहर फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम। और इलेक्ट्रॉन्स को भी पूरा ही लिख दिया करो, आप बोर्ड में भी लिख के आओगे तो फिर पूरा ही लिखोगे अगर लिखोगे तो। इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। उसने बोला कि ये क्वांटाइज्ड है, इज क्वांटाइज्ड का मतलब है जाए किसी पर्टिकुलर रिजर्व्ड फॉर्म में ही मिलेगा, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं मिलेगी, वो किसी ना किसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अब ह्यूमन बीइंग की जब बात करते हो तो आप बोलते हो एक आदमी है, 2 आदमी है, 5 आदमी है, 4.5 आदमी नहीं निकलता ना कभी दिमाग से। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात होगी तो वो भी ना किसी वैल्यू के मल्टीपल में होगा, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। इज क्वांटाइज्ड एंड इट विल बी an integral multiple of h by में 2 पाई, ठीक है। h by 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई होगा, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम समझते हो सब लोग? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू आर परपेंडिकुलर, ये MVR, ठीक है। ऑर्बिट के अबाउट MVR का प्रोडक्ट होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस। जैसे कोई पार्टिकल अगर m मास का है, v वेलोसिटी से जा रहा है और किसी सेंटर के अबाउट घूम रहा है जहां से उसका डिस्टेंस r है, ठीक है, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे किस पॉइंट के अबाउट। अगर मान लिया इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ, इस O पॉइंट के अबाउट लिखना चाहते हो तो आप बोलोगे MV आ जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये आपका परपेंडिकुलर सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इट शुड बी इक्वल टू NH बाय 2 पाई, ये आपको बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। ये किसके लिए उसने बोला? फॉर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इसका प्रूफ नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं किया उसने, थ्योरेटिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ नहीं किया इसको, उसने थ्योरेटिकली जैसे भी डिराइव किया हो, पेज पे कैसे भी डिराइव किया हो कि भाई ये अगर ऐसा होगा तो मैं आपकी सारी बातों के जवाब दे सकता हूं, ठीक है। उसने बोला कि अगर देखो, हमने 2-3 बातें मान ली, हमने बोला कि अगर देखो ये बात मानो तो आपका जो इलेक्ट्रॉन EM वेव थ्योरी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी लूज ही नहीं करेगा तो रेडिएशन निकलेंगे नहीं, ठीक है, बात खत्म, एटम स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो आपको माननी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि एटम स्टेबल है। आप या तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दीजिए, नहीं तो फिर इसी बात को मानिए। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है जब, तो रेडिएशन निकल रहा है, इससे क्या पता चला भाई लाइन स्पेक्ट्रा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं हो सकता, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं निकल रहा है तो लाइन स्पेक्ट्रा निकल रहा है जो कि एक्सपेरिमेंटली वैलिड है, तो इस बात को भी मानना वाजिब सा हो गया। तीसरी बात उसने बोला कि अगर और भी कुछ आपको रेडियस जानना है, उसकी वेलोसिटी जाननी है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जानना है, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा बोहर ने ऐसा प्रेडिक्शन दिया कि इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो ये टोटल उसने 3 चीजों के बारे में प्रेडिक्शन दिया, ठीक है। ये कौन है बेसिकली, इसमें ये क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जो चीज है ये इलेक्ट्रॉन ही है,
ये पूरा बनाया नहीं है, बट ये आगे ऑर्बिट में अगर ये बनाते हैं तो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, दिस इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा मान के चल लो। क्लियर है? तो आपको अगर कोई 3 पूछ ले कि व्हाट आर द 3 बोहर पोस्टुलेट, ठीक है, या एक्सप्लेन द 3 बोहर पोस्टुलेट, या कुछ लिख दे कि भाई लिखो, लिख के बताओ, 3 नंबर में दे दे, तो एक एक नंबर का आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले तो खुद पता होना चाहिए ना कि क्या है, और मैं आपको समझा भी रहा हूं कि इसने क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन को दूर किया, किस किस के साथ इसका कैसा कैसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों जरूरी पड़ गए थे ये पोस्टुलेट। ठीक है, और पोस्टुलेट क्या होते हैं? पोस्टुलेट इटसेल्फ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिनका एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है वो चीजें। ठीक है, लॉज जैसे क्या होता है ना, लॉज तब वैलिड माने जाते हैं जब उनका एक्सपेरिमेंटली बैकिंग हो, या फिर वो नेचर में ऑब्जर्व इस तरीके से हो कि उनका कोई वॉयलेशन देखा ही नहीं गया है। ठीक है, पोस्टुलेट होते हैं किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए स्टेटमेंट, या किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए दिए गए स्टेटमेंट विदाउट बैकिंग बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बैकिंग नहीं था कुछ इसका। ठीक है, चलिए, तो अगर अब यहां से बोले तो बोहर बोला कि आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन फाइंड यू फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर H like atom, ठीक है, उसने बोला कि हम उसका रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हम फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज उसने बोला हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में। तीसरी बात हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तीसरी बात उसने बोला कि अगर वेलोसिटी मिल गया, रेडियस मिल गया, तो हम उसकी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, उसका ओमेगा निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की किस फ्रीक्वेंसी पे वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के हम एनर्जी बता सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें एनर्जी में हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं। उसने बोला कि ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के लिए बताना पॉसिबल हो जाएगा अगर हम क्या कर लें, अगर हम बोहर के पोस्टुलेट को यूज कर लें, तो वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं करके। चलिए हम शुरू कर देते हैं अपना डिस्कशन रेडियस ऑफ ऑर्बिट से। ठीक है, कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, एंड इसी में ही मैं पहले मैं ही करा देता हूं, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछ ले कि रेडियस को बताइए और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में बताइए, इन पे कुछ भी इसके अराउंड आएगा। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए सिंपल, सबसे पहले आप वही कंसीडर करेंगे, लेटेस्ट कंसीडर, वो सब कंसीडरेशन वाला पार्ट भी लिखना होता है। जैसे अगर एकदम अच्छे से लिखने जाओगे तो आपका पूरा डिटेल में चाहिए कि लेटेस्ट कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, वो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, विद स्पीड v इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, ये लेटेस्ट कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस बनाएंगे तो इसमें कुछ लिखेंगे प्लस ZE। ठीक है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। तो जेड जैसे ही एटॉमिक नंबर हो गया तो कितना पॉजिटिव यूनिट, कितना प्लस यूनिट चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, तो जेड है एटॉमिक नंबर इनटू ई, तो जेड ई आ जाएगा प्लस जेड ई। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस जी ई, ये तो इतना चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन भी बना दो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को बना दो, ये आपने बना दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है, ई यूनिट का, बट वो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जेड क्यों आया? क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो कंसीडर कर लो, लेट अस कंसीडर a हाइड्रोजन लाइक एटम of atomic number Z। ठीक है, and an electron is revolving। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा पूरा डायग्राम इस तरीके से, एकदम नीट सब कुछ बनाना होता है। ठीक है,
एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन, किसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, कोई भी बोल दो, कौन सा ऑर्बिट हो गया, सपोज nth ऑर्बिट हो गया, आपको नहीं बताया तो आप लिख दो इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट whose रेडियस इज r, ठीक है, आर एन से लिख देंगे या वी एन से बाद में लिख देंगे, अभी आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को मैं अगर डिफाइन करने जाऊं फोर्सेस की टर्म में, ठीक है, तो मैं लिखूंगा फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, अगर उसको सर्कुलर पाथ पे चलना है इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो कोई उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तभी वो इसी पाथ पर घूम सकता है, अदरवाइज तो चल ही नहीं सकता इस पाथ पर, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स must provide the necessary centripetal फोर्स उसको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और कितनी होगी नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर मैं लिखूं तो आपके पास कितनी फोर्स इधर लग रही होगी, सेंटर की तरफ कुछ फोर्स लग रही होगी, कौन सी होगी? कूलम फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लग रही होगी, कूलम फोर्स लग रही होगी, तो कूलम की जो फोर्स होगी, कूलम की जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, वो किसके इक्वल होगी, वो mv²/r, यानी कि मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अगर मैं इसी को, यही बेसिकली इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या आपकी बेसिकली कौन सी इक्वेशन आ गई है? फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि नहीं तो फिर कोई एक इक्वेशन चाहिए ना आपको, फोर्थ इक्वेशन, तो फोर्थ इक्वेशन ऐसी लिखोगे आप। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो आप लिखोगे के और के क्या है यहाँ पे, के का भी देखो अब इसी तरीके से लिखना होता है बोर्ड में भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मेंशन कर दोगे सब चीजें जो जो लिख रहे हो यहाँ पे। के चार्ज कितना है, पहला चार्ज जेड, दूसरा चार्ज कितना है ई, और डिवाइड बाय में क्या है आर का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू mv² में r, पहली बात। अब यहाँ पे तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे कितना आया k इंटू जेड इंटू में e², इट शुड बी इक्वल टू mv² में r, ये आ गया। तो इसको सपोज बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए, ये तो आ गई फोर्थ इक्वेशन से, यूजिंग फोर्थ इक्वेशन। बट क्या यही इक्वेशन सिर्फ नेसेसरी है? इससे हो जाएगा काम? आपके पास वेरिएबल कितने हैं? आपको चाहिए रेडियस 1, आपके पास चाहिए वेलोसिटी, 2 वेरिएबल इनिशियली रिक्वायर्ड है, तो आपके पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए फिर उसके लिए सॉल्व करने के लिए? 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी सर? दूसरी इक्वेशन के लिए जाएंगे तो आपको कौन सा, यूजिंग थर्ड बोहर पोस्टुलेट, थर्ड बोहर पोस्टुलेट, उसको अगर यूज करोगे तो आप बोलोगे यूजिंग थर्ड बोहर पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम पूरा लिखना होता है, कैन बी रिटन एज mvr शुड बी इक्वल टू nh/2 देखो सब लिखा। अब उसको क्या, एग्जामिनर को क्या पता चला इससे? उसको ये पता है कि आप ये इक्वेशन रटे नहीं है, आप इक्वेशन रटे नहीं है कि आपने डेरिवेशन का रट्टा मार लिया, आपने पूरा लिखा। भाई ये आया भी कहां से है? थर्ड बोहर पोस्टुलेट से, कि बोहर ने ऐसा बोला था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? बेसिकली वो mvr nh/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। पहली बात उसने ये बोल दी थी, ठीक है। अब हमने लिख दिया उसको कि ये nh/2 के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशन पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, 2 अननोन है, ठीक है। अब अगर इनको सॉल्व करने जाएं तो इसमें आप इस राइट हैंड साइड को ऐसा लिख सकते हो mvr इंटू में v,
लिख सकते हो। तो और इसकी वैल्यू भी पुट कर दो इसी तरीके से, या दोनों की रेशियो लेके बोल दो अगर आपको उस तरीके से नहीं समझ आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आप लिखेंगे के इंटू में के की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा ही रिजल्ट आए। तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाय में आर तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक आर बचेगा ना यहाँ पे, वो तो उधर ले गए हैं, ठीक है, के जेड ई स्क्वेयर, उधर मैं लिख रहा था एम बी आर, उसको मैंने पुट कर दिया एन एच बाई में 2 पाई और इंटू में एक वेलोसिटी आ गया मेरे पास, ठीक है। ये कहाँ से आया? यूजिंग 1 एंड 2 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने ये कैसे लिखा है वो समझ आना चाहिए, और यहाँ नहीं लिखोगे तो फिर ऊपर लिखोगे। अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखोगे। अगर इसको रब करके मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ तो आप यहाँ पे लिखोगे, फिर इसको स्टार्ट करके यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 वी कैन राइट दिस थिंग, वी कैन राइट दिस थिंग, ठीक है। और अगर ये आपको एक बार मिल गया तो यहाँ से वेलोसिटी नहीं आ गई, देखो पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया आपका, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, 2 कैंसिल हो गया, एक 2 भी कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी के इक्वेशन में क्या आएगा? ऊपर आएगा जेड, नीचे एक ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में व्हाट, डिवाइडेड बाय में व्हाट, इधर आएगा 2, इधर आएगा एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा, एक आएगा एच और एक आएगा एन। तो अगर मैं इसको ई स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट एच और जेड बाय एन करके लिखूं, जेड बाय एन करके लिखूं तो ये लिखा जा सकता है? यस सर, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई, दिस इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू में जेड बाय में एन, ये एक इक्वेशन आई, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिखोगे आप, दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो बढ़िया से लिखना होता है, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है, कि जब आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई वेलोसिटी इतनी आई है हमारी, ठीक है, वेलोसिटी इतनी आई है। जब आपने निकाल लिया तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए आपके पास इतनी, ठीक है। अब इससे क्या निकाला जा सकता है? इसको यहाँ पे पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे सपोज इसको पुट कर दूं, वेलोसिटी की वैल्यू आर भी आ गया, फिर से आर आ गया, तो आर अगर एक अननोन मिल गया उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो दूसरी वैल्यू भी आ गई। बट इसमें ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा टेक अवे इंपॉर्टेंट क्या है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी कई बार इंपॉर्टेंट बन जाती है कि वेलोसिटी जो है ये nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का वैल्यू भी अगर मैं लिख दूं तो ये जो होता है आपके पास 2.19 इंटू में 10⁻⁶ इंटू में जेड डिवाइड बाय में एन, इतने मीटर पर सेकंड में आती है ये वैल्यू, इतने मीटर पर सेकंड में आ जाएगी वैल्यू। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे भी अच्छे से लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू आपके पास, ठीक है, 2.19। अगर सोल्व करेंगे, देखो ये सारी की सारी कांस्टेंट है ना वैल्यू, 2h/e² सब कुछ, एप्सिलॉन नॉट सब कुछ कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यू पुट करोगे तो देखो 10⁻⁶ ऑर्डर का आ रहा है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किसी nth ऑर्बिट में, ठीक है। और दूसरा एक ये ध्यान रखना हमको कि हाँ भाई ये वेरिएशन कुछ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो चीजें एकदम से याद रखनी है, वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी के वेरिएशन, प्रोपोर्शनैलिटी, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतना। अब अगर मैं रेडियस की तरफ जाऊं कि व्हाट इज द रेडियस, तो आप एम वी आर में वी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, यूजिंग, लिखो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे क्या था, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय में 2 पाई, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो, आप पुट करेंगे वही अभी जो आया था ई स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू में जेड डिवाइड बाय में एन और इंटू में ये आर, और फिर इधर आएगा एन एच बाय में 2 पाई, ठीक है, ये वैल्यू आया। तो आपके पास जब आर आएगा तो उधर देखो एन का तो स्क्वायर हो गया, एन का स्क्वायर हो गया, उधर जाके जेड नीचे आ गया, बाकी जो टर्म बचेगा आप देखो क्या क्या बचेगा आपके पास,
जब इसको लिखने के लिए जाएंगे तो h का उधर हो गया स्क्वायर, h का हो गया स्क्वायर, ठीक है, 2 कैंसिल ही कर दो, तो 2 तो आपने कैंसिल ही कर दिया, h का हो गया स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म आ गया, और 2 पाई, पाई नहीं नहीं 2 पाई नहीं आएगा, पाई स्क्वायर ही आएगा बस, ई स्क्वायर आया, पाई भी आया, एम भी आया, एम किसका है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, कभी आप सोचो किसके मास की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन के मास की बात चल रही है सारी की सारी, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। जब आप पूरा सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आराम आराम से करना, ठीक है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो सारे के सारे रिजल्ट अगर आराम से करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है, वैसे तो ऐसा ही आएगा, आराम से करिए, तेज करिए, अच्छे से करेंगे तो यही आएगा, बट इसमें जो ध्यान रखने की बात है, वो ध्यान रखने की बात यह है कि रेडियस का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। और हाइड्रोजन लाइक एटम होता है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, जैसे हाइड्रोजन में होता है, इसी वजह से उसको हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, इसकी वैल्यू अगर निकाल दूं, तो ये जो होता है, ये जो वैल्यू होती है, ये होती है 0.529 n स्क्वेयर बाय में z, अगर इसकी टर्म में निकालें, और ये वैल्यू आंगस्टम में आएगी, 10⁻⁻10 ऑर्डर में आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है सोल्व करके। आप इन सब की वैल्यू कोई सोल्व नहीं करनी होती कि बार बार करेंगे, तो ये याद रखनी होती है हमको, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं, ये इसकी वैल्यू आएगी पूरी की पूरी, ठीक है, डिटेल में, क्लियर है। तो एंगस्ट्रम क्या है, 10⁻⁻10। और कई बार अगर मैं अगर मैं निकाल भी दूं फॉर n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1, तो जो r आएगा आपका, r0 बोल देते हैं उसको, वो कितना आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रम। इसी को बोहर रेडियस बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं बोहर्स रेडियस, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, देखो इतना। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये कितना है, बेसिकली 0.5529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर ध्यान से देखो तो बहुत छोटा है, 10⁻⁻10 ऑर्डर का है, ठीक है। इस ऑर्डर में माइनस, अगर और एक और कम कर दूं, इधर कर दूं, -9 में तो आएगा, -9 10 ऑर्डर का बहुत छोटा वैल्यू होता है। न्यूक्लियस का रेडियस अगर कोई पूछ ले तो न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻14-15 ऑर्डर में जाता है, और भी कम हो जाता है, बहुत कम, ठीक है। तो हमने रेडियस देख लिया, बोहर का रेडियस देख लिया। कोई पूछे व्हाट इज बोहर रेडियस, बोहर रेडियस की डेफिनेशन है ये रही, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू। तो अब आपको देखो वेटेज करना है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर बोहर रेडियस, डिराइव द वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसमें से उसी तरीके से पिक करेंगे, ठीक है। और मतलब अब आपको पिक एंड चूज कि कितने नंबर का है, क्या वेटेज है, कितना लिखना है, दिस यू नीड टू पिक अप। अगर पूरा रेडियस डिराइव करने को बोला तो डिराइव करना पड़ेगा। अगर सिर्फ वैसे पूछ लिया कि रेडियस बताइए थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा, तो फिर आप डायरेक्टली यहीं से ले लेंगे, ये वैल्यू ले लेंगे, थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का, तो यहाँ से ले लेंगे वैल्यू। फिर आप डिराइव करके दिखाएंगे कि ये कहाँ से आया। आप बोलेंगे कि वी नो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज दिस, ठीक है, बोहर के ऑर्बिट का रेडियस ऐसा होता है, ठीक है। बोहर रेडियस का वैल्यू ये होता है, इतना वैल्यू उसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है इतना यहाँ तक, ठीक है। तो हमने दो वैल्यू v और r देख लिया। इसके बाद हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ओमेगा पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास आता है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे पास जो रहता है दिस इज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसके अंदर, इन nth ऑर्बिट, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अगर आपको ये निकालना है तो दिस इज योर, ये भी आसान होता है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो होता है 1/, में टाइम पीरियड, ये सबको पता था सर, ये हमको बचपन से पता है, 1/, टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक उसमें, और किस स्पीड से किया वो, यानी कि हमारे पास आ जाएगा
2πr/v। ये तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ इस टाइम पीरियड की, ये लिखना पड़ेगा आपको साइड में, ठीक है। तो आप पुट करेंगे 1 में टाइम पीरियड, तो ऊपर आ जाएगा v और नीचे आएगा मैं 2πr। अगर अब देखो मुझे v का वैल्यू भी पता है, मैंने v का वैल्यू भी निकाला था, कहाँ गया, ये रहा मेरा v का वैल्यू, ठीक है। और मुझे r का वैल्यू भी पता है, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। देखो बहुत अच्छे से पुट करना है इसको। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो अब आप पुट करने जाओगे तो आप बोलोगे कि इट इज z/n ई स्क्वेयर बाय में 2h एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर v। डिनोमिनेटर में व्हाट इज 2π, r की वैल्यू पुट करोगे तो आप पुट करोगे n स्क्वेयर बाय में z, ये तो था ही, ठीक है। यहाँ पे था h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में ई स्क्वेयर पाई m ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पुट करना पड़ जाएगा। अब जो जो चीज़ें कैंसिल होंगी, क्या क्या कैंसिल हो जाएंगी, देखो पाई इससे ये कैंसिल हो गया, n नीचे चला गया, z ऊपर चला गया, तो फ्रीक्वेंसी में इधर तो बन जाएगा n का तो आ जाएगा क्यूब, n का तो आ जाएगा क्यूब, और z का हो जाएगा स्क्वेयर ऊपर जा करके, ये z ऊपर चला गया इसके साथ और ये n नीचे आ गया इसके साथ, ठीक है। तो ये दोनों तो बच गए। और बाकी चीज़ों में जाएं तो बाकी चीज़ों में जा करके देखो, देखो क्या रहेगा आपके पास। अगर मैं थोड़ा इधर होकर लिखूं तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि e की पावर हो जाएगी आपकी 4, e की पावर हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय में इंटू में m भी आ जाएगा एक, ठीक है, और 4h का हो जाएगा क्यूब और एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मतलब आपको जो ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखना है ज़्यादा। तो अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कि फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनलिटी कैसा होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आया कैसे है, एक लाइन में आ जाएगा अगर आपको v और r पता होगा तो। v और r पता होगा तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। पर पहले वहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट रहता है। और टाइम पीरियड के बारे में कोई पूछे, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो n क्यूब ऊपर आ जाएगा और z स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का रिलेशन इस तरीके का आ जाएगा। तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो आप। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये भी। और इसमें अगर कोई एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछ ले, कोई एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात कर ले आपसे कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज नथिंग बट 2πf। 2πf तो ओमेगा का भी 2πf, f तो निकाल ही लिया है, तो ओमेगा का प्रोपोर्शनलिटी भी वही हो जाएगा जो f का था, यानी कि z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और n के क्यूब के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये nth ऑर्बिट में, ये कहाँ पे है, कौन से ऑर्बिट की बात कर रही है, ये इन nth ऑर्बिट। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे रिजल्ट कोई भी n के लिए, जनरल n के लिए, तो हमने सारे जनरल रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने पहले सबसे पहले देखा था, हमने दो रिजल्ट देखे थे, रेडियस वेलोसिटी देख लिया, और उसके बाद अभी हम आए हैं यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो भी डिराइव कर लिया। कूल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमारे पास अब जो इसके बाद अगर कुछ बचता है तो दैट इज कॉल्ड योर एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए जाएंगे तो आप इसमें निकालेंगे, तो ये अगला टॉपिक आपका बन जाता है ये, ठीक है। अब अगर निकालो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसके लिए जब जब जाएंगे तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो सकती है, एक तो वो चार्ज है, किसी और चार्ज की फील्ड में भी प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन लाइक है तो सिंगल चार्ज है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसकी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैं उसको PE से लिख दूं या U से लिख देता हूं, कैसे भी लिख सकते हो आप, आपका नोटेशन दोनों वैलिड रहेगा। अगर आपने लिख दिया कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ से नोटेट कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी की जब मैं बात करने जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है K Q1 Q2 बाय में R, ठीक है। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैट, एक मिनट इसको म्यूट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला रहता है। इसमें आप वैल्यू पुट करो। देखो आपके पास क्या है, आपके पास दो तरह के चार्ज है। एक सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो है कितना, जेड का, प्लस में जेड, क्योंकि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ई हर एक प्रोटॉन का चार्ज है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है माइनस ई का। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आप वैल्यू पुट करेंगे कि 1/4πε0 ए का वैल्यू, एक चार्ज का वैल्यू पुट किया जेड ई में प्लस के साथ, ठीक है, दूसरे का वैल्यू पुट किया मैं माइनस ई और डिवाइड बाय में आर, उनका सेपरेशन, क्योंकि ये सेपरेशन रेडियस आर होगा, ये भी गिवन है। अब जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 1/4πε0, नेगेटिव का आएगा ये, ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि देखो एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो आप बोलेंगे जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय में आर, इतना वैल्यू आएगा। सर ये तो समझ आ गया, इजी है। तो दिस इज योर इक्वेशन, क्या इसको 1 बोलो, 2 बोलो या ए बोल दो, जो भी बोलना चाहते हो, इक्वेशन ए बोल दो, बी बोल दो, ये तो आपका चॉइस रहता है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती क्या नाम देना है, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड आपका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में उसकी काइनेटिक एनर्जी देखो, nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, हाफ ऑफ मास इंटू वी। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता भी होता है कितना होता है वैसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इस ये है इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू, ठीक है, जो कि दिया रहता है जब भी क्वेश्चन में जनरल, तो और याद रखने को तो याद भी रख सकते हो। अब अगर आपको वेलोसिटी पता है nth ऑर्बिट का, यस सर पता है, और नहीं तो अगर आपको ये वेलोसिटी में नहीं जाना है, फिर से याद नहीं है, तो इस पूरे की वैल्यू आप जान सकते हो। कैसे, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन याद हो, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 याद हो, अगर आपको मैंने क्या लिखा था, मैंने आपको बताया था कि के जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाय में आर स्क्वेयर, इट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय में आर, ठीक है, ये इक्वेशन था आपके पास। अब अगर यहाँ पे मैं r को r से कैंसिल कर दूं, तो एम वी स्क्वेयर का वैल्यू आ गया, यहाँ से आपका एम वी स्क्वेयर का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। तो एम वी स्क्वेयर का वैल्यू पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगा, बट कितना आएगा, हाफ के इंटू में जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाय में आर। के का भी वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0, तो 1/4πε0 पुट करेंगे तो आपके पास 1/8πε0 आएगा, ठीक है, और जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाय में आर आ जाएगा, और आर का भी वैल्यू हमको पता ही है वैसे तो, ठीक है। तो nth ऑर्बिट में आर, nth ऑर्बिट का पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसको ध्यान से देखो तो एक रिलेशन भी डेवलप हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ नहीं आ रहा मैग्नीट्यूड वाइज, और नेगेटिव तो है ही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइड बाय में 2। ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा उन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा, यूजिंग ए एंड बी, ठीक है। ये कहाँ से आया, सपोज इसको बी बोल दो, तो ये कहाँ से आया, यूजिंग ए एंड बी। ए और बी को मैंने ए ये लिखा था, ये लिख दिया, बी ये लिखा, ये लिख दिया, और ए और बी को यूज करके मैं ये भी बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर आएगा, ठीक है। और ये भी आपको सीधा दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ से 1/2 को अलग लिख लेता, 1/2, तो यहाँ 4 आता, तो ये वैल्यू क्या आती, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये क्या है, माइनस को उधर ले जाओ तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाता है, और ये वैल्यू मिल जाती है हमको, ठीक है। तो हमको कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन एनी nth ऑर्बिट। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको देखो कितना ही प्रूव करना होगा, ये लिखना होगा,
और ये लिखना होगा इसका यूज करके, तो 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, बट आपको हाँ सारे स्टेप्स टू डू पता होने चाहिए, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको। क्लियर है? चलिए, अगर टोटल एनर्जी कोई पूछ ले, अब टोटल एनर्जी पूछ ले, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, ये थर्ड आ गया। एनर्जी की बात करूं मैं, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आया, फिर काइनेटिक एनर्जी आया, और फिर टोटल एनर्जी आया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी होता क्या है? टोटल एनर्जी ई से डिनोट कर देते हैं, सपोज इसको मैं सपोज ई से लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड ई लिखा रहता है। तो टोटल एनर्जी ई जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी है -1/4πε0 जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाई में आर, इतना वैल्यू। और ये कितनी है? +1/8πε0, ये 8πε0 डिवाइड बाय में जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाय में आर। तो अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पे देखो 1/4 है और यहाँ पे 1/8 है, बाकी तो कॉमन ही आ जाएगा, πε0 तो 1/4 और 1/8 दोनों का डिफरेंस लो, तो फिर से क्या बचेगा? 1/8, तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1/8, क्योंकि ये कौन सा बड़ा है? 1/4 बड़ा है कि 1/8? नेगेटिव बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे -1/8 1/8πε0 जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाय में आर। देखो ये कॉमन लेकर के करना है बस, आप इस सारी चीज़ को कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, फिर आपके पास ये वैल्यू बचेगी और ये वैल्यू बचेगी, तो -1/8 आ जाएगा। अब अगर इसको देखो तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा वैल्यू? तो आप इसकी वैल्यू, अगर आर की वैल्यू अब पुट करिए, देखो आर हमने कहाँ निकाला हुआ था? आर को पहले ही निकाल लिया था हमने, ये देखो ये निकाला, आर को पहले पुट किया था यहाँ पे। ठीक है, और ये नहीं पुट करना है तो आर को ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 0.529 एंगस्ट्रॉम और ये सब करके। ठीक है, तो आर की वैल्यू आप अपनी चॉइस से यहाँ पे पुट कर सकते हो, कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो आप लिख सकते हो 1/8πε, और ये एक्चुअली यहाँ से देखोगे तो ये नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। देखो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट ये रहा, और वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया वैल्यू दिखने में तो। बट अगर हाँ सारी वैल्यू पुट कर दो जेड ई स्क्वेयर, अब आर की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे वही 0.529 एंगस्ट्रॉम में वैल्यू, और फिर वो n स्क्वेयर बाय में जेड, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो जेड ऊपर चला जाएगा, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये जो आता है नेगेटिव तो आएगा ही, ये 13.6 इंटू में जेड स्क्वेयर ऊपर आएगा, क्योंकि देखो जेड ऊपर चला गया, और एन स्क्वेयर नीचे रह जाएगा, एन स्क्वेयर नीचे रह जाएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी आंसर। एनर्जी का नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज गिवन एज पर अबव रिजल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ना एनर्जी का ही यूनिट है। ठीक है, कोई अलग यूनिट नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इतने जूल ये है, जूल में फिर जो कैपिटल जे लिखूंगा तो लिखेंगे, चलो इतना लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट में ध्यान रख लेना वैल्यू को, ये तो कभी कैलकुलेशन के कन्वर्जन में काम आएगी। बट हाँ एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या डालना है? जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। जैसे फॉर हाइड्रोजन एटम अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम लिख देते हैं। तो हमको पता है कि जेड कितना हो चुका है 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, E1 कितना होगा? E1 मतलब कि n को क्या पुट कर दिया हमने? 1 पुट कर दिया, तो कितना आएगा?
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि देखो जेड को भी 1 पुट कर दो, एन को भी 1 पुट कर दो। अगर E2 जानना है, E2 जानना है तो आप बोलेंगे -13.6 पुट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाय में 4 आएगा ना, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर E2 की वैल्यू जाननी है, E2 कितना आएगा, E2 का वैल्यू जो आएगा आपके पास ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना वैल्यू है किसका आ जाएगा आपके पास, E2 का वैल्यू आ जाएगा। E3 का वैल्यू जानना है, कोई बोले कि सर थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, तो आप बोलेंगे -13.6 डिवाइड बाय में 3 का स्क्वायर, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये जानना है तो ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बोले सर फोर्थ लेवल की एनर्जी जाननी है, तो आप बोलेंगे -13.6 4 का स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3-4 वैल्यू तो रटी लेनी है, कौन कौन सी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, 3-4 वैल्यू तो एकदम क्योंकि ये क्वेश्चन में ना डायरेक्टली काम आ जाती है हमारे। कभी कुछ पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया, जैसे यहाँ पे n को 2 डाल दिया, यहाँ पे n को 3 डाल दिया, यहाँ पे n को 4 डाल दिया, तो ये वैल्यू तो सीधे n और z को डालने से आ जाती है। ठीक है, तो एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए ये थी, ये 3-4 वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन ब्रॉडली कहाँ पर हो गया, हमने क्या क्या देख लिया पूरे डिस्कशन में, हमने समझ लिया पूरा बोहर ने क्या बोला था, पोस्टुलेट क्या दिए थे, और बोहर के पोस्टुलेट को यूज करके, क्योंकि वो MVR = NH/2π वाली इक्वेशन नहीं होती तो ये कुछ डिराइव नहीं हो रहा होता। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी रेडियस, वेलोसिटी, ऑर्बिटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये नहीं डिराइव हो पाता। ठीक है, और एक टेक अवे क्या आया, एक टेक अवे क्या मिला हमें पूरे इस डिस्कशन से, कि जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, इतना होता है वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल, क्योंकि देखो इन दोनों का रिलेशन भी ठीक आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी माइनस को उधर ले जाओ, तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी = नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ये भी वैलिड हो रहा है। इन दोनों में भी रिलेशन आ रहा है, दोनों ये भी नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होती है, तो दिख रहा है, और ये वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सारी की सारी सब कुछ ठीक बैठ रहा है। तो ये टेक अवे है, और ये कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये रिलेशन डिराइव करने को भी बोल सकते हैं, तो इस रिलेशन को डिराइव करना, अगर कोई बोल दे उस रिलेशन को डिराइव करना, तो यहीं तक हो जाएगा। फिर ये 3 स्टेप, पहला स्टेप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, दूसरा स्टेप ये वाला, उसमें ये आ गया रिजल्ट, और तीसरा स्टेप आपका यहाँ तक का बस। ठीक है, तो यहीं तक आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर आगे नहीं करना है अगर कोई इसमें पूछे। बट हाँ, एकदम क्रिस्प वे में, साफ साफ राइटिंग में डायग्राम भी बनाते हो, अगर जहाँ कहीं बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, जैसे यहाँ दिख रही थी मेरे को पॉसिबिलिटी, तो मैंने बना दिया, चिपका दिया डायग्राम। आप यहीं पे, ये बेसिकली उधर नहीं, यहाँ बन जाएगा थोड़ा सा आपका। ठीक है, तो मुझे स्पेस दिख रहा था, मैंने उधर बना दिया। आप इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आगे हम अभी यहीं पढ़ते हैं, और फिर अगले में आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है। और ठीक है, अगले इसके जस्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आगे ये एनर्जी लेवल्स कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, कितनी फ्रीक्वेंसी निकलती है फोटोन जब भी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हाँ, और क्वेश्चन जो इससे आते हैं न्यूमेरिकल, वो भी मैं उसी के साथ लेता हूँ। ठीक है, चलिए, टेक केयर। ये हो गया आपका, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए, और क्या क्या करना है आपको, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको जो है क्या क्या करना है आपकी तरफ से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मैंने आपको बताया था, लिंक किया था t.me/आनंद मनी 001। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा जो भी पढ़ाया गया है ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसका कॉपी। ठीक है, तो इतना आपको, आपकी तरफ से भी तो कुछ रिक्वायर्ड है, तो आपकी तरफ से ये करके आना। रिवीजन मस्ट है, अगली क्लास जब आओ ये रिवाइज करके बैठना अगली क्लास पढ़ने से पहले, पार्ट 2 इसका। ठीक है, पार्ट 2 में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराता हूँ, और ये भी समराइज कराऊंगा पूरा डिटेल में।
ठीक है, फिर से एक बार जस्ट क्विक रिवीजन दे करके फिर हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे अगला टॉपिक भी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, सी यू।